हाँ जी, सबसे पहले सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन वो ये है कि जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, प्राइस हाइक। भाई अनअकैडमी प्राइस हाइक करने जा रही है, तो इसलिए जो फाउंडेशन का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनको पक्का पता है कि उन्होंने क्लियर होना ही होना है, गो फॉर इट इमीडिएटली। इंटर की कोचिंग ले लो, जो इंटर में है फटाफट ले लो। सेकंड ग्रुप की, जो फर्स्ट ग्रुप में है सेकंड ग्रुप ले लो। सेकंड ग्रुप में है वो भी ध्यान रखो, अपने फ्यूचर का जिन्होंने लेनी हो फटाफट ले लो, क्योंकि इट इज एज गुड एज डिस्काउंट्स। ये डिस्काउंट की तरह ही है, तो गो फॉर इट। क्योंकि प्राइस हाइक होने के बाद 20 या 30% या जितना भी परसेंट हाइक होता है, आई एम नॉट श्योर, उतने हाइक पे खरीदने से अच्छा आज ही खरीद लो तो वो ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए वो फाउंडेशन के बच्चे जिन्हें श्योर है कि हाँ जी उन्होंने तो क्लियर होना ही होना है, वो तो मुझे लगता है कि आज ही खरीद लें, क्योंकि उनकी तैयारी जो है वो बयां कर देगी कि वो आराम से क्लियर हो जाएंगे। जो आज भी एक तरीके से खरीदना एक तरीके का डिस्काउंट ही माना जाएगा कि आपको इतना डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि बाद में प्राइस बढ़ जाएगा। और वो जो आप पोपली 10 का कोड यूज करके जो लेंगे वो तो डिस्काउंट है ही है, ठीक है ना। चले, सो गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट, इससे पहले कि प्राइस बढ़ जाए। चलो जी, आज हमारा पर्पस क्या है और आज के बाद हमारा पर्पस क्या है। 10 बजे, आज मेरी आदत छूट चुकी थी 10 बजे पढ़ाने की, तो मैं थोड़ा डिले हुआ, थोड़ी आलस दिखाई, थोड़ा टेढ़ा हुआ, थोड़ा बेड्डा हुआ, फिर आया। मैंने कहा चल यार चलते हैं क्लास लेने के लिए। बट अब मैं अपने आप को इस शेड्यूल में बांध देता हूं कि अब 10 बजे क्लास होगी तो 10 बजे होगी। गौरव बेटा, तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम गलत दरवाजे पे जाके दरवाजे खटखटाते हो। तुम्हारे टेलीग्राम पे इंफॉर्मेशन है, तुम्हें उसका पता भी नहीं होता। तुम सीए फाइनल के हो यार, बड़े अजीब सी बात है बेटा। खुदा का खौफ करो बेटा। आज शाम की क्लास है, अपनी क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन वहां से रखो, टेलीग्राम से लो। फाउंडेशन की क्लास में घुस के तुम झंडा बुलंद कर रहे हो, वंदे मातरम, तो वो मत करो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल उठा आज हमारा पर्पस क्या है। आज हमारा पर्पस है फाउंडेशन के बच्चों से मिलना, फाउंडेशन के बच्चों से मिलना, फाउंडेशन के बच्चों की आज से रिवीजन शुरू करना। हाँ, थोड़ा आज लेजी लुक है तो थोड़ा कम लूंगा रिवीजन, बट कल से फिर मैं फुल फ्लेज शुरू करता हूँ। और कल 10 बजे से आज केवल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही सिखाऊंगा और फिर कल से फुल फ्लेज में आते हैं, ठीक है। जब भी मैं क्लास लूंगा तो क्लास के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्कस डेली बेसिस पे करूंगा। डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चन 2 या 4 उस पार्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और तब जाके उस क्लास को ऑफ करेंगे। ये डेली रहेगा, तो केस स्टडीज करना हमें आना चाहिए, पर्पस ये रहेगा, ठीक है। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? चलो अब इस रिवीजन को, क्योंकि ये रिवीजन नहीं है, मैं कहूँगा इन डेप्थ रिवीजन है, बहुत डेप्थ में रिवीजन करेंगे। इनफैक्ट वो बच्चे भी जिन्होंने शायद कभी नहीं पढ़ा ढंग से लॉ, कभी नहीं पढ़ा या सेल्फ स्टडी किया है, वो भी इस रिवीजन का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। चले 30 सेकंड का ब्रेक और चाहूंगा। मेरे सामने टेबल पे मेरा ग्लास पड़ा है पानी का, मैं वो ले आऊं जरा। चलो जी, लेट अस स्टार्ट। आप अपनी कॉपीज पे ध्यान रखेंगे, जो मुझसे नहीं पढ़े हुए वो उन रेफरेंस बुक पे ध्यान रखेंगे जिनसे वो पढ़े हुए हैं। जो मुझसे पढ़े हुए हैं वो केवल अपनी कॉपीज की तरफ ध्यान रखेंगे, केवल अपनी कॉपीज की तरफ। अदरवाइज आप जिस बुक से पढ़े हुए हो, जिनके नोट से पढ़े हुए हो, सबके नोट्स ठीक होंगे, आप उन पे ध्यान दे सकते हैं,
ठीक है ना। चले सबसे पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? देखो जी, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बताता है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखना, कोशिश करना कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है या फिर एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ ये है, मतलब जब भी इससे रिलेटेड, कल मैं सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है। जब भी क्वेश्चन आए तो हमेशा बेसिक से शुरुआत करना कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन जरूर करना, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। कल मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन में कि कैसे यूज करना है इसे। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो यानी कि डेफिनेशन को पढ़ के पता लगता है इसमें दो चीजें होनी चाहिए, एक एग्रीमेंट, दूसरा इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट के ऊपर आऊं तो एग्रीमेंट का मतलब क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज ही एग्रीमेंट का मतलब बताता है। वो कहता है एक प्रॉमिस एंड उसके साथ में आने वाला दूसरा प्रॉमिस जो एक दूसरे के बदले में हुए हैं। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, तो वो क्या कहलाते हैं? वो एग्रीमेंट कहलाते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो सबसे पहले क्या मतलब, कितने प्रॉमिस होने चाहिए एग्रीमेंट के लिए? 2 प्रॉमिस, कम से कम 2 प्रॉमिस। जो कैसे होने चाहिए? जो एक दूसरे के बदले में होने चाहिए, जो एक दूसरे के बदले में होने चाहिए, तो दे आर कॉल्ड एज एग्रीमेंट। ठीक हो गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एग्रीमेंट करने के बाद फिर हम आते हैं इन्फोर्सेबिलिटी पर। इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एनफोर्सेबिलिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए एक्स ने कहा वाई को कि मैं वाई, अगेन मैं कह रहा हूं जो आपके कॉपीज में लिखा हुआ बस उसकी तरफ ध्यान दीजिए, आप मुझसे नहीं पढ़े हुए, केवल स्टडी मटेरियल पे ध्यान दीजिए, केवल उस असाइनमेंट में ध्यान दीजिए जहां से आपने सेल्फ स्टडी की है। अगर आपका जून 22 में अटेम्प्ट है तो ये कोई वक्त नहीं है कि आप कहें कि सर मुझे अपना असाइनमेंट जो आप लेके चल रहे हैं वो दे दीजिए। अरे मैं कह रहा हूं ऐसी तैसी कराए असाइनमेंट, कोई लेना देना नहीं है इस असाइनमेंट से। आप अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, जो आपने पढ़े हैं उनको सामने रखिए, सेल्फ स्टडी की जो बुक थी वो सामने रखिए, जो टीचर से आप पढ़े थे उसके नोट्स को सामने रखिए, क्योंकि लॉ तो नहीं चेंज कर देगा ना कोई टीचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये तो नहीं बता सकता, कुछ और ही तो नहीं बता सकता, बताएगा तो वही जो लॉ में लिखा है, तो वो हम समझ ही रहे हैं रिवीजन में। ठीक है ना। चलिए, एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक्स ने कहा वाई को कि मैं तुम्हें अपनी कार 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं। अब मान लीजिए एक्स ने कहा वाई को कि मैं तुम्हें अपनी कार बेचना चाहता हूं, और वाई ने कहा मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देने को तैयार हूं। एक्स ने कार दे दी बट वाई ने 1 लाख रुपए नहीं दिए, या वाई ने 1 लाख रुपए दे दिए बट एक्स ने कार नहीं दी, तो फिर क्या होगा? क्या मैं कह सकता हूं कि वो जो दूसरी पार्टी है वो केस कर देगी जिसने भी डिफॉल्ट किया? से फॉर एग्जांपल अगर एक्स ने वाई को कार दे दी, वाई ने 1 लाख रुपए नहीं दिए, तो एक्स केस कर देगा? एक्स केस कर देगा? द आंसर इज यस। सिमिलरली वाई ने 1 लाख रुपए दिए और एक्स ने कार नहीं दी, तो वाई केस कर देगा? यस। यानी कि इस एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज की इच्छा है, किस चीज की इच्छा है? कि अगर वो सामने वाली पार्टी ने अपना वादा ना निभाया तो हम उस पर केस कर देंगे, ये इच्छा है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टीज की इच्छा हो कि अगर सामने वाली पार्टी ने अपना वादा ना निभाया तो हम उस पर केस कर देंगे, तो इस इच्छा का होना कहलाता है एनफोर्सेबिलिटी। क्या कहलाता है? एनफोर्सेबिलिटी। तो एनफोर्सेबिलिटी का मतलब होता है केस फाइल करने की इच्छा। केस फाइल करने की इच्छा, केस फाइल करना नहीं, केस फाइल करने की इच्छा मात्र होना ही एनफोर्सेबिलिटी कहलाती है। ठीक हो गई? तो इन्फोर्सेबिलिटी मतलब इफ इंटेंशन एग्जिस्ट ऑन द पार्ट ऑफ पार्टीज टू sue each other in case of non fulfillment of their promises। ठीक है जी। तो जैसे ही एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी मिलते हैं ना, तो ये क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। अब सर हमें कैसे पता लगेगा? हम क्या ज्योतिष हैं, तांत्रिक हैं, कौन है हम? हमें कैसे पता लगेगा कि उसकी इच्छा है या नहीं है? लॉ कहता है आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओहो हो, अच्छा वो कैसे? लॉ कहता है मैं बताता हूं ना। देखो जी, जितने भी कमर्शियल या बिजनेस एग्रीमेंट होते हैं, जितने भी कमर्शियल या बिजनेस एग्रीमेंट होते हैं, एक्स ने वाई को फर्नीचर बेचा, एक्स ने वाई को कार बेचा, एक्स ने वाई को गेहूं बेचा, जितने भी कमर्शियल एग्रीमेंट होते हैं उन सब में मैं मान के चलता हूं। एक वर्ड होता है एज्यूम करना, एक वर्ड होता है प्री एज्यूम करना। प्री एज्यूम मतलब पहले से ही मान के चल रहा हूं, तो ध्यान रखना वर्ड है यहाँ प्रेजम्पशन।
हम पहले से मान के चल रहे हैं कि पार्टीज की इच्छा है एक दूसरे के साथ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, यानी कि एनफोर्सेबिलिटी है। दोबारा बोलता हूं, पार्टीज की इच्छा है एक दूसरे के ऊपर सीयू करने की, यानी कि एनफोर्सेबिलिटी है। जब जब कमर्शियल एग्रीमेंट होंगे तो एनफोर्सेबिलिटी इज ऑलवेज एज्यूम्ड। बट जब जब सोशल एग्रीमेंट होंगे, तो जब जब सोशल एग्रीमेंट होंगे, सोशल एग्रीमेंट मतलब एक्स ने अपने दोस्त वाई को इन्वाइट किया, आ यार डिनर करते हैं, वाई नहीं आया, एक्स मटर पनीर राजमा और चावल लेके चला गया पुलिस स्टेशन, सर मुझे नहीं पता, या तो इसे खिलाओ या फिर इसके ऊपर केस करवाओ। वाह, मटर पनीर राजमा और चावल लेके तो मतलब कल को वहां चला जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा, ये तो कमाल हो गई बात। मैंने कैटरीना से कहा, कैटरीना यार, अब एग्जाम्पल लेते हुए ना कैटरीना का थोड़ा अजीब सा लगता है किसी और की हो चुकी है, क्या करूं अब, चलो नोरा फतेही का ले लेते हैं, और क्या, अब ये तो वेली है अभी। नोरा, मैंने कहा नोरा, अच्छा नोरा ने मेरी आवाज में गाने सुने थे, वो पागल थी मेरी आवाज की, उसने कहा खनक है तुम्हारी आवाज में। मैंने कहा अच्छा। अब मैं नोरा से मिलने घर गया उसके, तो उसने कहा पोपली जरा एक गाना सुनाओ। मैंने कहा घर आया हूं, कम से कम पानी तो पिलाओ। तो उसने कहा ठीक है, पानी तब पिलाऊंगी जब तुम गाना सुनाओगे। मैंने कहा डन है। तो इसने क्या देना था, पानी, मैंने क्या देना था, गाना। तो दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को वादे कर दिए थे, द आंसर इज यस, द आंसर इज यस, दोनों ने एक दूसरे को वादे कर दिए थे, ठीक है जी। अब नोरा पानी लेके आई, अब कहा उसने गाना सुनाओ मैंने कहा बजाना। सवाल उठा, इसने कहा तुमने वादा तोड़ा, मैंने कहा बजाना। ये गई कोर्ट में, जज साहब देखिए पोपली ने वादा तोड़ा है, क्या ये बात सही है? नहीं भाई, सोशल एग्रीमेंट है, सोशल एग्रीमेंट। तो इसलिए सोशल एग्रीमेंट के अंदर ये प्रिजम्पशन होती है कि वहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, सोशल एग्रीमेंट में लीगल इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होती है। बात समझ आ गई? तो लीगल इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है तो सोशल एग्रीमेंट खाली एग्रीमेंट है, यस। और खाली जो एग्रीमेंट होता है वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। दो चीजें होंगी, या तो वॉइड एग्रीमेंट होगा या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। तो अगर एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सेबिलिटी मिल गई तो कॉन्ट्रैक्ट, बट एग्रीमेंट के साथ अगर एनफोर्सेबिलिटी नहीं मिली तो वॉइड एग्रीमेंट। चलो जी तो मैं कह सकता हूं कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो एग्रीमेंट जरूर होते हैं, यस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट तो है ही है, बट सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते क्योंकि सोशल एग्रीमेंट, ठीक है ना। अगर वो एग्रीमेंट जो कि लीगल इन्फोर्सेबिलिटी नहीं रखते, क्या वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं? द आंसर इज यस, वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं। ओके, फिर आता है जी हमारे पास एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या जरूरी है? देखो जी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या मैं कह सकता हूं, जरूरी है कि पार्टीज की कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट हो। द आंसर इज यस, पार्टीज की कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। मतलब पार्टी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि पार्टीज जो हैं वो एज ऑफ मेजॉरिटी की हों, वो साउंड माइंड की हों, और वो डिस्क्वालीफाइड ना हो, इसे कहते हैं कॉम्पिटेंसी। तो यानी कि पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। उसके बाद कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब मैंने कहा कि मैं अगर नोरा तुम्हें अपनी कार देना चाहता हूं, तो नोरा ने कहा कि हाँ पोपली, मैं भी इस कार के बदले में तुम्हें 1 लाख रुपए देना चाहती हूं, तो मैं कह सकता हूं कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को कुछ दे रही हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि यहां दोनों पार्टीज एक दूसरे को कुछ दे रही हैं? द आंसर इज यस, दोनों पार्टीज एक दूसरे को कुछ दे रही हैं, यानी कि एक दूसरे को बदले में कुछ देना इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। जब दोनों पार्टीज एक दूसरे को बदले में कुछ दें तो इसे कंसिडरेशन कहलाता है। और क्या कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन जरूरी है? द आंसर इज यस, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन जरूरी है, ठीक है। थर्ड, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट होना भी जरूरी है। फ्री कंसेंट मतलब कंसेंट फ्री कब मानी जाती है? जब वो ना तो कोर्शन से हो, ना अनड्यू इन्फ्लुएंस से हो, ना मिसरिप्रेजेंटेशन से हो, ना फ्रॉड से हो, और ना ही मिस्टेक से हो, तो वो कंसेंट फ्री मानी जाती है। यानी कि जब कंसेंट इन कारणों से नहीं है तो ये कंसेंट को अपन लोग फ्री कंसेंट मानते हैं। तो लॉ कहता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि कंसेंट एकदम फ्री होनी चाहिए, ठीक है जी। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको परफॉर्म करना भी पॉसिबल हो। पता लगा इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना, ना 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 मुन्ना ना।
तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसे पॉसिबल हो परफॉर्म करना। फॉर एग्जाम्पल, तुम मुझसे शादी कर लो नूरा, मैं चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। ओहो हो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल हो, जिसको परफॉर्म करना पॉसिबल हो। कोई दिक्कत नहीं। सर्टेनिटी का मतलब होता है कि मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सर्टेन होना चाहिए। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एकदम सर्टेन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक ऑयल डीलर है और वो ऑयल डीलर क्या कहता है, वादा करता है बी को कि मैं तुम्हें ऑयल बेचूंगा, 100 kg ऑफ ऑयल या 100 लीटर्स ऑफ ऑयल बेचूंगा। अरे अब एक बात बताओ, कौन सा ऑयल? क्या ऑयल एक तरीके का होता है? नहीं, कई तरीके का होता है। तो कौन सा ऑयल? क्या ये क्लियर है? नहीं है। तो इसलिए सर्टेनिटी का मतलब है कि क्या बिकने वाला है, क्या खरीदा जाने वाला है, ये एकदम सर्टेन होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास दो कारें हैं, कार 1 कार 2। मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें अपनी कार बेचना चाहता हूं, बट सवाल उठा कौन सी कार? ये तो क्लियर ही नहीं किया मैंने कि कौन सी कार। तो जब तक मैं ये क्लियर नहीं करूंगा कौन सी कार, तब तक वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि ये सर्टेन नहीं है कि कौन सी कार बेचना चाहता हूं, यही क्लियर नहीं है। तो इसलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्लियर हो गई इतनी बात? बोलो ना हाँ। चल, फिर अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर, कि कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने कहा जी, कॉन्ट्रैक्ट को जब बनाया जाता है तो कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि अपने आप को व्यक्त करना। अच्छा, आप अपने आप को व्यक्त कैसे कर सकते हैं? 2 तरीके से, या तो आप बोलकर अपने आप को व्यक्त करेंगे या फिर लिखकर व्यक्त करेंगे। तो यानी कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी 2 तरीके का हो सकता है, या तो वो बोल के होगा और या फिर लिखकर होगा। ठीक है। फिर आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ना बोलकर हुआ ना लिखकर हुआ, बट आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, तो इसे कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, तुम जैसे ही ट्रेन से उतरे, कुली ने सामान उठाया, चल पड़ा, तुम कुली के पीछे चल रहे हो, ना कुली ने कुछ कहा ना तुमने कुछ कहा, हरकतें ऐसी हो गई। कुली ने हरकत की, क्या तुम्हारा सामान अपने सिर पे उठाया, तुमने हरकत की, क्या कुली के पीछे पीछे चल दिए, तो इसे क्या कहते हैं? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि जहां पर बोल और लिख कर नहीं बल्कि इशारों में, यानी कि बाय द कंडक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो इसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फिर आता है जी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट तो एक चैप्टर भी है, और बट फिलहाल क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? देखो जी, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है, क्योंकि ना तो पार्टीज आपस में कुछ बोला है, ना ही पार्टीज ने आपस में कुछ लिखा है, ना ही उन्होंने हरकतें की हैं, बट दीज कॉन्ट्रैक्ट आर क्रिएटेड बाय द लॉ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने कैटरीना के अकाउंट में 5 लाख रुपए देने थे, गलती से ट्रांसफर हो गए नोरा के अकाउंट में। तो सवाल उठा, क्या मैं नोरा तुम्हें पैसे देना चाहता था? नहीं। तो फिर ये तो कैट के थे, गलती से तुम्हें चले गए, तो क्या मैं नोरा से वापस ले सकता हूं? हाँ, नोरा तुम्हें वापस लौटाने होंगे। द आंसर इज हाँ, बिल्कुल लौटाने होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि जब आप गलती से पैसा देना था किसी और को, दे दिया किसी और को, तो लॉ कहता है दिस इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो यानी कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जब किसी मिस्टेक वगैरह से आपने जिसके लिए कोई काम नहीं करना था वो फिर भी कर दिया, तो फिर इसे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जहां पर अब वो व्यक्ति तुम्हें जो बेनिफिट उसने रिसीव किया है वो वापस लौटाएगा। तो नोरा 5 लाख रुपए मुझे लौटाएगी। द आंसर इज यस। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने अपने एक फ्रेंड का मोबाइल रिचार्ज कराना था मगर गलती से तुम्हारा करा दिया है। तो सवाल उठा, क्या ये गलत हो गया? यस। तो क्या तुम्हें रिचार्ज के पैसे मुझे देने चाहिए? द आंसर इज यस, बिल्कुल देने चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोरा ने मुझे दे दिए थे। उम्र देखिए नालायक, उसकी टांगों के बराबर भी नहीं आता होगा तू। और विचार देखो, मूंछों पे अभी तक बाल नहीं उगने शुरू होंगे तेरे। बातें सुन लो। हाँ जी,
ई कॉन्ट्रैक्ट। अब ई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज के बीच में होता है यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मींस। इलेक्ट्रॉनिक मींस, इलेक्ट्रॉनिक मींस मतलब फॉर एग्जांपल ईमेल्स वगैरह, ईमेल्स वगैरह। जैसे आप अमेजोन से चीज खरीदते हो, फ्लिपकार्ट से चीज खरीदते हो, या ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग खरीदते हो, तो फिर ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? ई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा की इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है, ध्यान रखना। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स डिफरेंट पार्टीज पर्सन क्रिएट नेटवर्क विच आर लिंक्ड टू द अदर नेटवर्क थ्रू ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अमेजोन ने अपने साइट पे जो सामान डाला वो तुम्हारे यहाँ कंप्यूटर पे भी नजर आ रहा है। तुम ऑर्डर करोगे तो वहां तक ऑर्डर भी जाएगा, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, this help in doing the business transaction using the electronic mode, and these are known as EDI contract or cyber contract or mouse click contract। बड़ा बदमाश है, तुम्हें आता होगा पर वहां लगेगा नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें कहेगा माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट बताओ, साइबर कॉन्ट्रैक्ट बताओ। तो ध्यान रखना, ये जो दूसरे नाम है ना, इनको भी याद रख के चलना, इनको भी याद रख के चलना। कई बार हम एक ही नाम पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमसे पूछे कोई कि तुम लॉ की रिवीजन किससे, अनु से कर रहे हो कि नहीं कर रहे, तुम कहो अनु से। पागल है क्या? अनु से नहीं, नहीं हम कोई अनु से नहीं कर रहे। अबे नालायको, तुम्हें ये नहीं पता अमित पोपली का निकनेम जो है अनु है? तो तुम तो वहां झंड करवाओगे मेरी। बात समझ आई कि नहीं? आता हुआ गलत कराओगे तुम तो वहां। हाँ, उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। जब कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जीक्यूट निभाते हैं तो निभाते हुए उसे दो तरीके से बांट सकते हैं। पहला एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो वादा किया वो निभा दिया, यानी कि जब दोनों पार्टीज अपने वादे निभा दें, जब दोनों पार्टीज अपने वादे निभा दें तो इसे कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जहां वादा अभी नहीं निभाया गया, तो इसे एग्जीक्यूटरी कहते हैं। अच्छा, एग्जीक्यूटरी कहते हैं इसे? द आंसर इज यस। ओके ओके ओके। अब एग्जीक्यूटरी अगर है तो एग्जीक्यूटरी भी दो तरीके से हो सकता है। अच्छा, दो तरीके से कैसे हो सकता है? दो तरीके से ऐसे हो सकता है कि या तो दोनों पार्टीज ने अपना वादा नहीं निभाया। अगर तो दोनों पार्टीज ने अपना वादा नहीं निभाया तो इसे हम कहते हैं बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं? बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। और अगर एक पार्टी ने अभी वादा नहीं निभाया, एक ने निभा दिया है बट एक ने नहीं निभाया, तो इसे कहते हैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो यूनिलेटरल का मतलब जहां एक पार्टी ने अपना वादा नहीं निभाया, और बाइलेटरल का मतलब जहां दोनों पार्टीज ने अपना वादा नहीं निभाया, तो इसे बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है ना? तो एग्जीक्यूटरी दो तरीके के हो सकते हैं, बाइलेटरल या यूनिलेटरल। दोनों ने नहीं निभाया तो बाइलेटरल, एक ने नहीं निभाया तो यूनिलेटरल। बोलो हाँ। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी के बेसिस पे अगर बात करूं तो पहला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो सारे के सारे फीचर्स जो अभी हमने पढ़े वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को, उन सबको सेटिस्फाई करता है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सभी फीचर्स को पूरा करे वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। फिर होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ओहो इसका मतलब क्या है? वॉइड एग्रीमेंट नहीं लिखा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, वॉइड एग्रीमेंट का मतलब जो बेकार है, शुरू से ही बेकार है, लाइक सोशल एग्रीमेंट। बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक ऐसी चीज जो पहले वैलिड थी, एक ऐसी चीज जो पहले वैलिड थी बट बाद में वैलिड नहीं रही। एक ऐसी चीज जो पहले वैलिड थी बट बाद में वैलिड नहीं रही, वो क्या कहलाती है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक कोई दिक्कत? तो दोबारा बोलता हूं, एक ऐसी चीज जो चाहे पहले वैलिड थी बट बाद में वैलिड नहीं रही, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कैटरीना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। ओहो, वो हो गई पागल, थोड़ा थोड़ नाचने लगी। अरे पोपली आया घर वो क्या गाना था
सजन मेरे घर आयो आयो, हाँ, वो जोर जोर से नाचने लग गई। अब भाई साहब एक गड़बड़ हो गई, विवाह से पहले पता लगा कैटरीना ने अपने वही क्या नाम है विकी से शादी रचा ली। क्या अब मेरा और कैटरीना का विवाह संभव है? नहीं। यानी कि एक चीज जो पहले वैलिड थी अब वैलिड नहीं रही, अब वैलिड नहीं रही, तो इसे क्या कहेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे कि अब हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बेवफा निकली, बेवफा। चले 2 क्लॉज जे है, 2 क्लॉज जे। फिर आता है वॉइड एग्रीमेंट। तो वॉइड एग्रीमेंट मतलब जो शुरुआत से ही वॉइड है, शुरुआत से ही वॉइड है। फिर आता है जी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका वैलिड होना दूसरी पार्टी की इच्छा पर डिपेंड करता है, मतलब विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज। जो वैलिड होगा या नहीं ये किसी और की इच्छा पर डिपेंड करता है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली वॉइडेबल कब बनता है? नॉर्मली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब बनता है? जब कंसेंट ऑफ द पार्टीज जो है वो कैसे ऑब्टेन्ड की जाती है? कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज ऑब्टेन्ड बाय कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। जब इस तरीके से कंसेंट ऑब्टेन की जाती है पार्टीज की, इन तरीके से, इन तरीकों को अभी हम डिटेल में आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसे क्या कहते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ना एक पार्टी के ऑप्शन पर वॉइडेबल होता है, मतलब उस पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है सब कि क्या होने वाला है। शायद वो पार्टी कहे कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है और शायद वो कहे कि मुझे वॉइड करवाना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल बात बड़ी सीधी सी है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? ला 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 ला। मान लीजिए ये मैं हूं, ये हमारे राहुल मलकान सर हैं, मेरे पास एक कार है। अच्छा, राहुल मलकान सर अभी अभी गुंडे की ट्रेनिंग लेके आए हैं, यानी कि आर्टिकल थे गुंडा इन ट्रेनिंग थे, बट अब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। इन्होंने सीधा एक्सपेरिमेंट मुझ गरीब पे किया। मेरे पास आई, मेरे सर पे बंदूक रखी और कहा पोपली एक कार मुझे दे दे। मैंने कहा ना। उन्होंने कहा मैं फिर कह रहा हूं ये कार मुझे दे दे। मैंने कहा ना। उन्होंने 2 हवाई फायर किए। मैंने कहा ठीक है ले जाओ। अब सवाल उठा मलकान सर ये कार मुझसे लेके चले गए, तो सवाल उठा ये क्या एक्सरसाइज किया राहुल सर ने मेरे ऊपर? क्या मैं कह सकता हूं कोर्शन एक्सरसाइज किया? द आंसर इज यस, कोर्शन एक्सरसाइज हुआ है। अब ये जो कोर्शन एक्सरसाइज हुआ है, अब ये जो कोर्शन एक्सरसाइज हुआ है इसके बाद क्या होगा? इस कोर्शन के बाद क्या होगा? मैं कौन बन गया? मैं वो पार्टी हूं जिसके साथ गलत हुआ है, मतलब एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी। ठीक है जी। अब मेरे ऑप्शन पर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो चुका है का मतलब है कि मेरे पास दोनों ऑप्शन हैं। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को यस भी कह सकता हूं या इस कॉन्ट्रैक्ट को नो भी कह सकता हूं। अगर तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को यस कहता हूं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को मना करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बट जब तक ना तुम हाँ कहो ना ना कहो, ना हाँ कहो ना ना कहो, ना हाँ कहो ना ना कहो, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, वॉइडेबल। क्योंकि कंसेंट कैसे प्राप्त की गई? कोर्शन से। सिमिलरली अगर कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्राप्त की गई, सिमिलरली अगर फ्रॉड से प्राप्त की गई या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन से प्राप्त की गई, तो भी क्या ये कॉन्ट्रैक्ट, क्या मैं कह सकता हूं कि वॉइडेबल रहेगा? द आंसर इज यस। क्लियर हो गई इतनी बात? एक तो तुम हाँ नहीं बोलते ना। आगे फिर आता है जी इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है? तो इलीगल एग्रीमेंट का मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट इलीगल है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने राहुल मलकान सर को पैसे दिए, अब वो गुंडा इन ट्रेनिंग की कंप्लीट कराए था ट्रेनिंग। मैंने कहा राहुल सर 1 लाख रुपए पकड़ो। उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कैटरीना को किडनैप करना है। अब सवाल उठा ये धार्मिक काम के लिए या सामाजिक काम के लिए या फिर इस तरीके के काम के लिए क्या ये गलत नहीं है? मतलब क्या ये गलत नहीं है जो काम मैं उनसे करवा रहा हूं? क्या ये इलीगल है कि नहीं है कि कैटरीना को उठा लो? क्या ये गलत नहीं है? यस, गलत है। ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है? द आंसर इज यस। तो दिस इज कॉल्ड इलीगल एग्रीमेंट। द आंसर इज यस। मैंने कहा वो बेवफा निकली, तो इसका मतलब बेवफा है तो उसको घर से उठा लो। क्या ये गलत नहीं है? गलत है, गलत है। तो इसलिए इलीगल एग्रीमेंट कह सकते हैं। द आंसर इज यस, इलीगल एग्रीमेंट कहलाएगा ये। ठीक है, आगे बढ़े। फ्रस्ट्रेशन निकल रही है कैटरीना पे, नहीं?
बिना बताए शादी कर ली, आप इंतकाम ले रहे हो। हाँ, एक होता है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही बना है बट उसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट हो गए हैं। टेक्निकल डिफेक्ट का मतलब फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी बेची, प्रॉपर्टी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट जो है 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे कर दिया है। 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड किया है, मगर कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी पूरी नहीं पेगी। दिस इज कॉल्ड अनएनफोर्सेबल। अनएनफोर्सेबल, ठीक है ना। आप ब्लश क्यों कर रहे हो, बंदा ना भी कर रहा हो ना तो भी उसे बोल बोल के ब्लश करवा देंगे। ब्लश क्यों कर रहा है, एक अंग्रेज शब्द बना गए हैं जिसका धड़ल्ले से इंडियंस यूज करते हैं, ब्लश। हाँ जी, तो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो वैसे तो बिल्कुल ठीक है बट उसके अंदर थोड़ा सा टेक्निकल डिफेक्ट है। फॉर एग्जांपल राइटिंग में होना चाहिए था, राइटिंग में नहीं है। फॉर एग्जांपल लिमिटेशन एक्ट निकल गया है, लिमिटेशन एक्ट पूरा हो गया है, अब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसे कहते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कोर्ट में जाकर नहीं बनाए जा सकते, वैलिड नहीं बनाए जा सकते जब तक इनके डिफेक्ट दूर ना हो जाए। डिफेक्ट ना दूर हो जाए मतलब फॉर एग्जांपल स्टैम्प ड्यूटी पूरी पे करो, फॉर एग्जांपल अगर कुछ चीज राइटिंग में होनी चाहिए तो उसे राइटिंग में करो, तो इस तरीके से, ठीक है। तो लो जी, आज हमारा इतना ही था। हमारा अगला टॉपिक जो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, वो अब हम कल से शुरू करेंगे। कल से शुरू करेंगे और कल से पूरे 10 बजे क्लास शुरू हो जाया करेगी अब, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।